हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 9 को कंटिन्यू कर रहे हैं, न्याय साम्राज्य और राज्य। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा डियर, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प कीजिए, इसलिए इसको शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो डियर, फर्स्ट क्लास जो है हम लोग कहाँ तक किए थे, तो देखिए हर्षवर्धन और हर्षचरित तक किए थे। ठीक है, तो यहाँ से फिर से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो डियर, क्या हुआ था कि गुप्त वंश के शासक के बारे में ना हम लोगों को, देखिए उसमें जो भी राजा थे, जैसे अशोक सम्राट थे, ठीक है, तो उस सब के बारे में हम लोगों को कहाँ से पता चलता है, तो अभिलेख से पता चलता है या सिक्के से पता चलता है। जैसे गुप्त वंश के शासक के बारे में उनके अभिलेख और वहाँ और सिक्कों से पता चलता है। इसी तरह बहुत सारे शासक के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में ना हम लोगों को किससे पता चलता है, तो अभिलेख से और सिक्का से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक राजा था जिसका नाम था हर्षवर्धन, और वो करीब जो है ना 14 साल पहले शासन किए थे। इंपॉर्टेंट है, कितने साल पहले शासन किए थे भाई हर्षवर्धन, तो 14 साल पहले शासन किए थे। इनके जो दरबारी कवि है ना बानवट, ठीक है, बानवट को याद रखिएगा, उन्होंने जो है इनकी जीवनी लिखी थी जिसको हर्षचरित कहते हैं। और ये जो है संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, क्लियर है, संस्कृत में लिखी गई थी। और इनकी जीवनी को हर्षचरित रखा कहते हैं, जो कि आपकी दरबारी कवि बानवट के द्वारा लिखा गया है। इसमें इन्होंने उनकी वंशावली के बारे में बताया था। वंशावली क्या हो गया डियर, जैसे कि उसके पापा कौन है, उसके दादा कौन है, उसके परदादा कौन है, ठीक है ना, तो उसके बारे में पूरा वर्णन करते हैं। और साथ ही एक चीनी यात्री थे, तीर्थ यात्री, जिसका नाम था श्वेंत शांग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो है उनके दरबार में रहे थे कुछ समय तक, काफ़ी समय तक रहे थे, और जो भी उन्होंने देखा वो उनको उसके बारे में लिखे हैं। ठीक है, तो डियर हम आपको एक बात बता देते हैं कि अब सीटेट का लेवल जो है ना चेंज हो रहा। अब आपको जो है एसएसटी में खासकर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे 2-3 स्टेटमेंट दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है, ये 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, या 1 है, 2 है, या तो आपका चारों है, या ना, ठीक है, ऑल है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एनसीईआरटी की चैप्टर को गो थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, सारी आपको इन्फॉर्मेशन बस रखनी है। ठीक है, क्योंकि एक बार आपको इन्फॉर्मेशन याद रहेगा ना, तो आप जो है एग्ज़ाम में ईजिली कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर, यहाँ पे क्या हुआ था ना, हर्ष जो था ना अपना पिता का बड़ा बेटा नहीं था। ठीक है, अब बड़ा बेटा नहीं था तो क्या होता था, उस समय जो बड़ा बेटा रहता था ना वही उसका राजपाट चलाता था। तो उसका बड़ा भाई जो था ना वो मारा गया था, फिर पिता भी इसका नहीं थे, तो ये राजा बन गया। कहाँ के राजा बन गए ये, तो ये आपका ना थानेश्वर का राजा बन गए। इसका बहनोई था जो कि कन्नौज पे शासन करता था। ठीक है, तो उस समय बंगाल के शासक जो थे वो क्या किए, इसको मार दिए, इसके बहनोई को। तब और तब क्या हुआ, हर्ष क्या किए, कन्नौज को अपने अधीन कर लिए थे और बंगाल पे आक्रमण कर दिए थे। ठीक है, तो मगध और बंगाल को जीत लिया इसने। तो डियर, इसको जितनी सफलता इन जगह पे मिली थी ना, यानी पूर्व में मिली थी, उतना सफलता इसको कहीं और जगह पे नहीं मिलता है। तो जब ये नर्मदा नदी को पार करते हैं ना और ढक्कन की ओर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तब क्या हुआ, चालुक्य नरेश जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, उन्हें क्या किए थे, रोक दिए थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियाँ क्या होती है, तो प्रशस्तियाँ वो होता है ना जिसमें किसी की प्रशंसा की जाती है। ठीक है ना, उसके बारे में लिखा जाता है, उसके बारे में बहुत सारी क्या कहते हैं, प्रशंसा की जाती है राजा को के बारे में, उसको प्रशस्तियाँ कहते हैं। तो इस काल में क्या था, पल्लव और चालुक्य जो थे ना, ये दक्षिण भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण राजा थे, सबसे महत्वपूर्ण राजा थे। कहाँ के थे, दक्षिण भारत के पल्लव और चालुक्य। ठीक है, तो पल्लव का राजा जो था, उनकी राजधानी क्या था, कांचीपुरम के आसपास का क्षेत्र था, और लेकर आपका जो कावेरी नदी का डेल्टा तक फैला हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि पल्लव के राजा की राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी की डेल्टा तक फैला हुआ था। जबकि चालुक्य का राज्य जो था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। ठीक है, किसके किसके बीच, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। तो देखिए चालुक्य की राजधानी क्या था, एहोल थी। ठीक है,
चालुक्य का राजधानी जो था, ठीक है, एहोल था, और इसकी जो राज्य है सिर्फ कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों तक स्थित थी। तो इसका जो व्यापारिक केंद्र था ना डियर, वो आपका धार्मिक केंद्र बन गया था। धार्मिक केंद्र बन गया था, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे। मंदिर भी एक तरह का व्यापारिक हो गया ना, बड़ा बड़ा मंदिर है, लोग वहाँ पे दक्षिणा देते हैं, तो वो एक तरह का व्यापार हो गया। तो इसलिए इसको बोला गया है कि धार्मिक केंद्र के साथ साथ वो एक तरह का व्यापारिक केंद्र भी थे। अब क्या हुआ कि चालुक्य जो थे ना, एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, और मुख्य रूप से वो किसको अपना निशाना, राजधानी को, क्योंकि राजधानी सबसे समृद्ध था, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता था माल, तो उसको लूटने के लिए इन लोगों का निशाना कहाँ पे रहता था, राजधानियों पे रहता था। नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय। ये जो थे ना सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, पुलकेशिन द्वितीय। उनके बारे में हमें उनकी दरबारी कवि रवि कृति, अब देखिए हम लोग रवि कृति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उनके रवि कृति, उनके दरबारी कवि कौन थे, रवि कृति थे। पुलकेशिन द्वितीय का जो दरबारी कवि थे वो रवि कृति थे, और उसके द्वारा रचित प्रशस्ति, देखिए प्रशस्ति बोल रहा है, ठीक है, उससे पता चलता है, ठीक है। यानी ये जो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें उनकी प्रशस्ति से पता चलता है, जो कि रवि कृति के द्वारा लिखा गया था, जो कि उनके दरबारी कवि थे। इसमें उनके पूर्वज हो गया, उनके खास तौर, उनकी 4 पीढ़ियों के बारे में वो बताए हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से, ये राज किसे मिला था, पुलकेशिन द्वितीय को, तो उसके चाचा से मिला था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रवि कृति के अनुसार क्या था, उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाया था, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी जो है आगे बढ़ने से रोका था। हर्ष का अर्थ है आनंद, ठीक है। तो कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष जो है अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी, ठीक है। ये जो पुलकेशिन द्वितीय जो है, ये पल्लव राजा पे को आक्रमण जब किया, तो ये क्या किए, कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण ले लिए, ठीक है, यानी छुप के बैठ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। तो डियर, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, तो इसका मतलब क्या है, देखिए प्रशासन के प्राथमिक इकाई, यानी सबसे पहले क्या आता है, गांव आता है, फिर गांव जो रहता है धीरे धीरे बदलाव होता है, फिर इसमें राजाओं का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों को जुटाने के लिए कदम उठाने जाने लगा। तो जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बेटे जो है ना अपने ही पिता का, यानी तो पिता का पद को संभालने लगे, और एक ही साथ वो कई पद संभालते थे। जैसे कि यहाँ पे कवि हरिसेन जो थे ना, वो अपने पिता की तरह एक महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे, ठीक है। यानी एक व्यक्ति जो थे कई पद को संभाला करते थे, और ये अनुवांशिक था, मतलब कि जैसे पिता है तो बेटा है, फिर उसका बेटा रहेगा, इस तरीका अनुवांशिक था। तो ये महादंड नायक और मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी क्या होता था, एक व्यक्ति अलग अलग जो है पद का कार्य को संभालता था। जैसे कि हरिसेन जो था ना, ये महादंड नायक के साथ साथ कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी था। संधि विग्राहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषय को का भी मंत्री था, ठीक है। तो यहाँ का थर्ड में क्या है कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्ति जो रहते का बहुत बोलबाला था, ठीक है। इसमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बकर या शहर का व्यापारी हो गया, फिर काफिले का नेता हो गया, प्रथम कुलीक हो गया, या मुख्य शिल्पकार हो गया, ठीक है। ये लोग प्रधान लोग थे, ठीक है, यानी इसकी जो है बहुत ही पावर था उस समय। तो इस तरह की नीतियाँ जो है ना बहुत ही प्रभावशाली होती थी, क्योंकि इस और समय के साथ साथ जो है कुछ व्यक्ति, अब कोई व्यक्ति है वो एक ही साथ 2-3 पद को संभाल रहा है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता था। तो जैसे जैसे समय होता था उसकी शक्तिशाली जो है बढ़ती जाती थी, और वो क्या करता था, धीरे धीरे फिर अपना राज्य, स्वतंत्र राज्य को स्थापित कर लेता था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट सीखते हैं एक नए प्रकार की सेना। एक नए प्रकार की सेना मतलब क्या हुआ डियर, कि कुछ राजा जो थे ना वो क्या करते थे, पुराने राजाओं की तरह एक सेना को तैयार करते थे। उसमें हाथी रहता था, घुड़सवार रहता था, रथ रहता था,
तो डियर और पैदल सिपाही रहते थे, घुड़सवार रहते थे, हाथी रहता था। यानी इन लोग एक तरह का सेना तैयार करता था और कुछ सेना नायक भी होता था। और जैसे ही किसी भी को भी अगर मतलब कि सेना की ज़रूरत पड़ता था ना, तो वो लोग उसके सहायता के लिए दे दिया जाता था। तो यहाँ पे इन लोगों को कोई वेतन नहीं दिया जाता था, ठीक है। क्या दिया जाता था? भूमि को दान में दिया जाता था, जिससे ये लोग क्या करते थे? अपना कर वसूलते थे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दक्षिण के राजाओं में सभाएं। तो जी डियर, ये जो पल्लव का अभिलेख जो मिला था ना, उससे सभा के बारे में पता चलता है। तो इनमें से एक सभा था, वो था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसको क्या कहा गया? सभा कहा गया, ठीक है। तो ये सभा जो था उप समिति के मदद से अलग अलग काम करता था, जैसे कि अभी कैसे काम होता है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग मंत्री है, और वो अलग अलग, जैसे कि आपका कोई विकास मंत्री, गांव विकास मंत्री, ठीक है। तो वो ग्रामीण विकास मंत्री है, सॉरी गांव विकास मंत्री बोल रहे, ग्रामीण विकास मंत्री। तो वो क्या कर रहा है? गांव के क्षेत्र का डेवलपमेंट कर रहा है। तो इस कोयला क्षेत्र मंत्री है, तो वो वहाँ का कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये लोग जो है अलग अलग काम को करते थे और उसका देख रेख करते थे, ठीक है। तो जिन इलाकों में कोई भूस्वामी ब्राह्मण नहीं था ना, वहाँ पे क्या होता था? ग्राम सभा के होने की बात, देखिए, वहाँ उड़ नामक ग्राम सभा की होने की बात कही गई है। उड़ नामक बस आपको ये याद रखना, उड़ नामक नगरम व्यापारियों की एक संगठन का नाम था। देखिए, नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था उड़ देख लीजिए, उड़ नामक ग्राम, ठीक है। तो इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारी का नियंत्रण था, ठीक है। आपको बस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है सभा के बारे में, तो कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर लेवल का। अब देखिए, उस ज़माने में आम लोग, यानी उस ज़माने में आम लोग कैसे रहते थे? एक साधारण जनसाधारण जो जीवन शैली होती है ना, उसके बारे में बोल रहा है। उसकी जीवन जो रहती है बहुत ही नाटक तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है, ठीक है। यानी उनके बारे में जो है हमें जानकारी जो है अलग अलग स्रोतों से मिलती है, जैसे कवि नाटक के द्वारा, ठीक है। तो कालिदास जो है अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इन नाटकों में एक रोचक बात यह था कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, लेकिन अन्य लोग जो थे ना, वो महिलाएं, वो आपका प्राकृत बोलती थी, ठीक है। तो उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो है शाकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा था और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। और इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ जो है राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। देखिए, अब हम आपको बताते हैं इसमें हुआ क्या है ना, कि हम लोग को तो राजा के बारे में पता चल जाता था, लेकिन आम आदमी के बारे में पता कैसे चलेगा? तो आम आदमी के बारे में पता ना हम लोग को नाटक से पता चलता था, ठीक है। तो जैसे कालिदास जो था ना, अपने राज दरबार में नाटकों के बारे में बहुत ज़्यादा जाने जाते थे, बहुत प्रसिद्ध थे। तो इसने एक अपने नाटक में एक चीज़ को दिखाया है, ठीक है। वो क्या दिखाया है? जो राजा और जो ब्राह्मण रहते थे ना, वो तो संस्कृत बोलते थे, लेकिन जो अन्य लोग रहते थे, जो आम आदमी लोग रहते थे, और जो महिलाएं होती थी ना, वो कौन सा भाषा में बोलती थी? प्राकृत भाषा में बोलती थी। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उसका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक था, जिसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम था। ये एक तरह का प्रेम कहानी है, जिसमें शकुंतला एक युवती है, ठीक है। और जो है दुष्यंत नामक जो था एक राजा था। तो इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों का जो दुष्व्यवहार है ना, उसको दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली, और ये अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। पर दुर्घटनावश उससे एक मछली निकल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा, तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया, और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए, और उन्होंने मछुआरों को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वो पुलिस में खबर करता है, तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि अभी भी क्या होता है कि कोई गरीब आदमी को अगर कुछ मिलता है,
ठीक है। तो पुलिस वाला लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ठीक है ना। तो सेम चीज़ जो है पुराने समय में भी होता था। अगर राजा लोग जो है कुछ अगर गरीब लोगों को दे भी देता था, तो उससे जो पावरफुल लोग जो है वो उस पर क्या करते थे, उससे मतलब लूटने के लिए उस पर अन्याय किया करते थे, ठीक है। तो चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान जो है उन लोगों की दुर्गति पर भी किया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया गया है। चीनी तीर्थयात्री फासियन, यहाँ पे फासियन का बात कर रहा है, ठीक है। फासियन याद रखिएगा। इनका नज़र उन लोगों पे पड़ा, ठीक है, जिसे जो ऊंचे और शक्तिशाली लोग थे ना, वो बहुत ही उसको उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उसको अछूता मानते थे, छुआछूत का व्यवहार करते थे। उन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता था, ठीक है ना। अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर अगर आना होता, तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। तो देख लीजिए, काफ़ी बड़ी बात कहा गया है। अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था, तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे, और इसका आवाज़ सुनकर जितने भी लोग थे ना, वो लोग जो अछूत रहते थे, वो जो है अपने आप को जो है छुपा लेते थे, ताकि उन लोगों का संपर्क में ना आ सके। तो एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सचिव चित्र किया गया है। राजा की सेना देखिए, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि राजा जो है बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने की पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेल गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल या तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वह दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वो राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डर कर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। सेना के साथ ले गई जान वाली चीजों की सूची बनाओ। देख लीजिए, उसमें राजा से तो मिलते थे, लेकिन इसके साथ साथ उस समय क्या विध्वंस होता था उस जगह पे, उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। किस तरीके से हाथी जो रहता था पूरे गांव को नष्ट कर देता था, ठीक है। काफ़ी दर्दनाक जो है उस समय घटना होता था। तो जो भी है डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, जिसमें से 2 ही तिथि यहाँ पर, एक तो गुप्त वंश की शुरुआत है जो कि 17 साल पहले हुआ था, और एक हर्षवर्धन का शासन है जो कि 14 साल पहले हुआ था। दोनों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है, कि गुप्त वंश की शुरुआत 17 साल पहले और हर्षवर्धन का शासन जो था 14 साल पहले हुआ था। तो डियर, क्या है कि वीडियो जो है ना काफ़ी लंबी हो गई, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है और हम कोशिश किए कि हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करें, इसलिए एक स्टोरी की तरह तो सब सुनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम बताए थे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है टैग वर्ड देंगे, मतलब कीवर्ड देंगे, ठीक है, नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड, स्पेशली एसएसटी के लिए। तो डियर, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और फिर सेपरेट वीडियो में ही जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, तब हम आपको बताएंगे कि कैसे इन नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को लेकर हम क्वेश्चन आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड ज़रूर लेके आएंगे, ताकि जो है अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेडालॉजी का 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आए, क्योंकि पहला टारगेट जो है ना हमारा, वो आपका 6 to 8 की बुक है, ठीक है ना। अगर 6 to 8 का बुक को पहला टारगेट पे रखे हैं, फिर बाद में हम लोग पेडालॉजी को करेंगे। लेकिन हम तब तक आपको नेगेटिव वो सब कीवर्ड दे देंगे जिसके जरिए जो है आप पेडालॉजी जो सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।